चैप्टर 23 40 मंत्र। गांव वाले विजय के साथ आज मेहमानों की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन विजय इस सम्मान का आदी नहीं था। विजय अपने जन्म से ही गरीबी में जी रहा था और उसे जीवन के उतार चढ़ाव और मानव संबंधों की अस्थिरता से बचने की आदत थी। जब वो सिर्फ एक गरीब बच्चा था और उसके नाम पर एक पैसा भी नहीं था, तब कोई भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था जैसा अब वो उसके साथ कर रहे थे। उनमें से कई तो उसे देख नजरअंदाज भी कर देते थे। आज सुबह गांव में जब पुलिस ऑफिसर उसकी तलाश में आए थे, तो कई लोग उसका पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे थे। उसके प्रति उनका रवैया तभी बदला जब उन्हें पता चला कि वो अमीर था। विजय, क्या तुम अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हो? अगर नहीं, तो मेरे पास तुमसे मिलाने के लिए एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की है जो बगल के गांव से है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? तुम उसकी बात मत सुनो विजय। मेरे पास तुमसे परिचय कराने के लिए कई लड़कियां हैं। तुम जो कुछ भी ढूंढ रहे हो, एक सुंदर चेहरा, एक कामुक शरीर, मेरे पास सब तरह की लड़कियां हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें उनमें से कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी। महिलाओं का एक समूह विजय के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसे लड़कियों से मिलने की सलाह देने लगी। वो सभी विजय के चारों ओर जोर जोर से बातें कर रही थी, जिस वजह से उसको चक्कर आने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। आंटी नीलम, आंटी प्रमिला, आप लोगों को अभी कोई लड़की देखने की जरूरत नहीं। मैं अभी जवान हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, विजय ने तुरंत कहा। अरे विजय, तुम जल्द ही 18 वर्ष के होने वाले हो और कितना जवान होना है। तुम्हें एक साथी देख अपना घर बसाने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ साल बाद एक बच्चा पैदा कर उसकी परवरिश के लिए तैयार होना चाहिए। विजय उनके साथ ज्यादा देर तक बहस नहीं कर सका और इसलिए वहां से भाग गया। जब वो अपने घर के सामने के गेट पर पहुंचा तो उसके पड़ोसी अपने घरों से बाहर आए और उसको ग्रीट करने लगे। वो घर में घुसा। जैसे ही उसने बत्ती जलाई, कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया। विजय, अब जब तुम अमीर हो और इतने सारे बड़े मालिकों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, तो क्या तुम मेरे बेटे के लिए नौकरी खोजने में मदद कर सकते हो? विजय, मैंने सुना है कि तुम अब करोड़पति हो। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा। उसके घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो रखी थी। वो वहां या तो उससे अच्छे रिश्ते बनाने या पैसे उधार लेने के लिए थे। वो उनमें से कई लोगों को अच्छी तरह से जानता तक नहीं था, इसलिए उसने उन लोगों की मदद करने से साफ मना कर दिया। कुछ लोगों ने शर्मिंदा महसूस किया और विजय के मदद ना करने के बाद चले गए, जबकि उनमें से कुछ क्रोधित हो गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे हो। अब जब तुम अमीर हो गए हो तो तुम अपने साथी गांव वालों को भूल गए। मैं अभी कुछ परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? तुम बहुत मतलबी हो। हमने तुमसे कुछ हजार रुपए ही तो मांगे हैं। तुम्हारे खाते में पड़े लाखों पैसों में से कुछ हजार जाने से फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। विजय उन शब्दों को सुनकर भौंचक्का रह गया। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस समय उसके पिता का निधन हुआ था, उस समय विजय को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसका हाल चाल पूछने तक नहीं आया। जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया, तो उन लोगों ने मदद करने की जगह झूठी अफवाहें फैलाई और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें की। अब जब उन्होंने देखा कि उसके पास पैसे हैं, तो अब वो उससे झूठ बोलकर कुछ पैसे ऐंठना चाहते थे। उनके इस व्यवहार से विजय नाराज हो गया। उसने सोचा, ऐसा लगता है कि यह लोग मुझे यहाँ अच्छे से जीने नहीं देंगे। शायद मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा। विजय ने आज पहली बार गांव छोड़ने के बारे में सोचा। उसने लगातार 5 या 6 लोगों की मदद करने से मना कर दिया। उसके घर में भीड़ कम हो गई और जो बचे थे वो उसके करीब थे। विजय ने उनसे खुशी खुशी बातचीत की। जल्द ही गांव के कुछ बुजुर्ग भी वहां आ गए थे। जब वो बातें कर रहे थे, गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कैसे गांव की सड़कों को मरम्मत की जरूरत है। विजय ने उन्हें 2 लाख रुपए दान करने पर सहमति व्यक्त की। विजय के जन्म और पालन पोषण के बाद से नगीना गांव के प्रति उसकी गहरी भावनाएं थी। उसे लगा कि वो गांव के लिए कुछ पैसे दान तो कर ही सकता था। सभी के जाने से पहले बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। विजय घर का दरवाजा बंद करने ही वाला था जब उसने अपने चाचा को बगल से बाहर निकलते देखा और एक हाथ उसे पीछे से धक्का दे रहा था। जाओ जल्दी करो। वो उसकी चाची थी। उसका चाचा अभी भी हिचकिचा रहा था। जब उसने विजय को वहां खड़े देखा, वो हैरान रह गया। कुछ काम है क्या चाचा? विजय ने अनुमान लगाया कि वो किसी काम से आ रहा होगा, लेकिन वो बेहतर तरीके से अपने चाचा को जानता था। वो एक खुददार व्यक्ति था जो किसी की मदद पहले 100 बार सोचेगा। मेरे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं, उसका चाचा हिचकिचा रहा था। अरे, तुम भी एक बेकार कचरे के टुकड़े से कम नहीं। तुमसे अभी एक वाक्य भी बोला नहीं जा रहा। क्या तुम्हें बस पैसे उधार नहीं लेने? इसमें इतना हिचकिचाने वाली बात कौन सी है? उसकी चाची उसे जोर जोर से डांटते हुए घर से बाहर आ गई। मैं तुम्हें बता दूं विजय, हमारे परिवार ने तुम्हारी बहुत मदद की है। यह सही समय है जब तुम्हें हमारे किए गए एहसान चुका देने चाहिए। अब तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हमें कुछ उधार तो दे ही सकते हो, है ना? राहुल शहर में रहता है। वहां सब कुछ बहुत महंगा है और वो मुश्किल समय से गुजर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज के लिए दर दर भटके, इसीलिए मैं उसे कुछ पैसे भेजना चाहती हूँ। इसे अपने चचेरे भाई की मदद करने जैसा समझना। तुम उसकी भी मदद ले सकते हो जब वो भविष्य में सरकारी अधिकारी बन जाएगा। विजय यह सुनकर केवल मुस्कुरा सका। उसका चचेरा भाई बिल्कुल अपनी चाची की तरह था। उसका हमेशा ही विजय के प्रति एक अपमानजनक रवैया था, जैसे कि वो उससे सुपीरियर था।
विजय ने उसे कभी पसंद नहीं किया। इसके बाद वो मुस्कुराया और कहा, चाची सॉरी, मैं पैसे उधार नहीं दे सकता। तुम। यह सुनकर उसकी चाची के होश उड़ने लगे थे। तुम बदतमीज लड़के, एहसान फरामोश कहीं के। चाची, शायद आप कुछ भूल गई हैं। चलो कोई ना, मैं याद दिला देता हूँ। जब मैंने आपके परिवार से पैसे उधार लेने के लिए कहा तो आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। ना तो आपने मुझे एक भी पैसा दिया, बल्कि आपने यह भी कहा कि मुझे भूख से तड़प तड़प कर मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस धरती पर बोझ हूँ। मैं। उसकी चाची को शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने उसके साथ बेहतर व्यवहार क्यों नहीं किया। उससे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का एक दिन अमीर हो जाएगा। लेकिन मैं यह पैसा चाचा को दे सकता हूँ। उस समय चाचा ने मुझे अपनी पर्सनल सेविंग्स से कुछ पैसे दिए। ये बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मैं इसके लिए आभारी हूँ, विजय ने कहा। ये 50,000 रुपए हैं। इन्हें अपने एहसानों का बदला समझना। इसके बाद मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। विजय ने कुछ नोटों के बंडल निकाले और उन्हें अपने चाचा को दे दिया। विजय, मैं। उसके चाचा ने पैसे नहीं लिए। उनके चेहरे पर गिल्ट साफ देखी जा सकती थी। दूसरी ओर उसकी चाची की आंखें चमक उठी और उसने विजय के हाथों से पैसे छीन लिए। तुम क्या सोच रहे हो विजय? तुम सिर्फ 50,000 रुपए देकर हमारे एहसान चुकाना चाहते हो, उसकी चाची ने कहा। बहुत हुआ, अब चुप रहो, उसके चाचा ने तेज आवाज में कहा। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी चाची यह देख दंग रह गई। फिर एक घायल लोमड़ी की तरह उसने उस पर लगभग हमला कर दिया। राजवीर, तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चुप रहो, राजवीर फिर से चिल्लाया। उसका चेहरा इतना कठोर कभी नहीं था। वो सीधा खड़ा था। उसकी नजर डराने वाली थी। उसकी डरावनी आभा को देख उसकी चाची डरकर चुप हो गई। हमें विजय से माफी मांगनी चाहिए। विजय ने हमें 50,000 रुपए उधार देने के लिए पहले ही बहुत दयालुता दिखाई है। तुम्हें और क्या चाहिए? अब खुद को मूर्ख बनाना बंद करो। राजवीर ने इतना कहा और अपने घर के अंदर जाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। उसकी चाची काफी देर तक वहां खड़ी रही और अपने हाथों में रखे पैसे देख रही थी। उसके बाद वह चिल्लाने लगी, राजवीर, बदतमीज कमीने। विजय ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा था। फिर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। गांव में रात शहरों की तरह चकाचौंध वाली नहीं, बल्कि एकदम शांत होती थी। विजय ने बल्ब की रोशनी में बैठ जेड ब्लड मोतियों की डोर का निरीक्षण किया। उस डोर में कुल 12 जेड ब्लड मोती थे। प्रत्येक पूरी तरह से गोलाकार और पारदर्शी था। वो बिना किसी दोष या अशुद्धियों के खून की तरह लाल रंग के थे। प्रत्येक मोती शानदार ढंग से चमक रहा था और असाधारणता की एक आभा दे रहा था। अन्य लोग देख सकते थे कि यह एक अत्यंत कीमती वस्तु थी। विजय की आंखों में वो देख सकता था कि हर एक जेड ब्लड मोती में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा बह रही थी। यह एक आर्टिफैक्ट था जो कल्टीवेशन करने वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता था। आर्टिफैक्ट्स विशेष सामग्रियों को इकट्ठा करके बनाए जाते थे और तालिस्मानी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनको रिफाइन किया जाता था। इन आर्टिफैक्ट्स में अटैक, डिफेंस और कई दूसरे प्रकार की अद्भुत शक्तियां होती थी। मुझे नहीं पता कि जेड मोतियों की यह डोर क्या कर सकती है, विजय ने धीरे धीरे ऊर्जा की एक धारा को मोतियों में प्रवाहित करते हुए सोचा। मोती हल्का चमक रहा था। ऊर्जा बहने से धीरे धीरे उसकी चमक बढ़ती जा रही थी। उसे उन मोतियों में स्पष्ट रूप से कुछ सुनहरे रंग के शब्दों में तालिस्मानिक मंत्र दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें अच्छे से देखने के लिए विजय ने बल्ब की रोशनी बंद कर दी। जैसे ही रोशनी बंद हुई, उसकी आंखों के सामने तालिस्मानिक मंत्र स्पष्ट हो गए। उन तालिस्मानिक मंत्रों को देख उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। उसने तालिस्मानिक मंत्रों को बारीकी से देखा और पाया कि प्रत्येक जेड ब्लड मोती में अपना एक अलग तालिस्मानिक मंत्र था और शक्तियां भी अलग थीं। उनको बारीकी से देखने के बाद उसने पाया कि उनमें से 11 मोतियों में ही एक ही मंत्र था, जबकि उनमें से केवल एक में पूरी तरह से अलग मंत्र था। उसने अपने जेड पेंडेंट से मिली शक्तियों की जानकारी से इन तालिस्मानिक मंत्रों के बारे में ध्यान से अध्ययन किया और उन मंत्रों को अच्छे से समझा। 11 जेड ब्लड मोतियों में डिफेंस की शक्तियां थीं और आखिरी बचे 12वें मोती में स्पेस की शक्तियां थीं और कुछ आयामों की शक्तियां भी महसूस हो रही थी। इस खोज ने विजय को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। उसके चेहरे से खुशी की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिन आर्टिफैक्ट्स में स्पेस रिलेटेड शक्तियां होती थी, उन्हें बहुत ही ज्यादा दुर्लभ खजाना माना जाता था। आखिर विजय क्या करेगा अपनी इन नई नवेली तालिस्मानिक मंत्रों की शक्तियों की मदद से? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर, चैप्टर 24 मैट्रिक्स प्लाजा। इसके बाद उसने 12वें जेड ब्लड मोती, जिसमें स्पेस की शक्तियां थीं, उसे अपनी हथेली पर रखा और उसमें ऊर्जा को प्रवाहित किया। जल्द ही वो जेड ब्लड मोती से एक आकर्षक शक्ति को महसूस कर सकता था जो उसे अंदर खींच रही थी। फिर उसकी आत्मा खींचते हुए मोती के अंदर चली गई। उसकी आत्मा ने मोती के अंदर लगभग 3 या 400 वर्ग मीटर का एक खाली स्थान देखा। मोती के अंदर का हिस्सा खाली देख वो निराश हो गया। उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर में लौटने के लिए इच्छा व्यक्त की। अगले ही पल उसकी आत्मा मोती से गायब होते हुए बाहर उसके शरीर में आ गई। जिस क्षण विजय मोती के अंदर खाली जगह को देख निराश था, उसके अगले ही क्षण उसे एक ख्याल आया जिसके आते ही उसकी खुशियां दोगुनी हो गईं। यह बिल्कुल अपने साथ एक पोर्टेबल स्टोर लेकर चलने जैसा था।
वो मोती के अंदर कुछ भी फिट कर सकता था और अपनी इच्छानुसार उन्हें प्राप्त भी कर सकता था। यह बहुत ही सुविधाजनक था। उसने अपने हाथ में मोतियों को घुमाया, फिर अपनी कलाई पर मोतियों की डोर को बांध लिया। कलाई में बंधी मोतियों की डोर स्मूथ और कूल लग रही थी। जब मोती कलाई की स्किन को छूते, उसे एक ठंडक महसूस होती, जो बहुत ही आरामदायक थी। उसने देखा कि अभी भी रात के 10 बजे हैं, इसलिए उसने अपने बैकपैक से अलग-अलग तरह की जड़ी-बूटियां निकाली और औषधि बनाने लगा। अगली सुबह विजय के जागने के बाद उसने मिस्टर मोहन, प्रभास थापा, संजय वर्मा और बाकी लोगों को फोन किया। बिग ब्रो प्रभास, मैंने आपके लिए वजन घटाने वाली औषधि की 5 बोतलें और कामोत्तेजक औषधि की 2 बोतलें तैयार की हैं। ओके, मैं उन्हें लेने आ जाऊंगा? कोई जरूरत नहीं है, मैं उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगा। वैसे भी आपका घर मेरे डिलीवरी वाले रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, क्या फिर इसे मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। तुम्हें पता है कि मैट्रिक्स प्लाजा कहाँ है ना? मुझे पता है, विजय ने जवाब दिया, फिर कॉल कट कर दी। उसने मिस्टर शंकर, मिस्टर सोहम और बाकी लोगों से भी अलग-अलग बातें की, फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ रवाना हो गया। ब्रिलियंट प्रॉपर्टी जिले की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी है। यह पूरे शहर की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक थी। कई फेमस हाउसिंग डेवलपमेंट और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट ब्रिलियंट प्रॉपर्टी से संबंधित थे। मैट्रिक्स प्लाजा शहर के बीचों बीच सबसे महंगी प्लॉट्स में से एक पर बना हुआ था। लगभग 40 मिनट बाद विजय शहर के बीच बने मैट्रिक्स प्लाजा आसानी से पहुंच गया। उसने अपनी बाइक खड़ी की, फिर प्रभास थापा को फोन किया। हे विजय, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं लगभग वहां पहुंचने वाला हूँ। ओके, विजय ने जवाब दिया, फिर कॉल कट कर दी। उसने कुछ मिनट इंतजार किया। जैसे ही उसने मैट्रिक्स प्लाजा की बिल्डिंग देखी, उसे एक ख्याल आया, मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए, शायद कोई अच्छा घर पसंद आ जाए। वो कल रात की घटना के बाद से ही गांव से बाहर शिफ्ट होने की सोच रहा था। अब जब वो पहले से ही यहाँ आ चुका था, तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी देखने में कोई बुराई नहीं थी। उसके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपए थे, जिनसे वो एक बहुत ही अच्छा घर खरीद सकता था। उसने मैट्रिक्स प्लाजा में कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें बेचने के लिए घरों के कई बड़े बड़े मॉडल रखे हुए थे। सुबह का वक्त था, इसलिए वहां कोई दूसरा कॉस्ट्यूमर नहीं था। एक कोने में कई सेल्स गर्ल खड़ी थी। वो एक ही तरह की ऑफिस जैकेट, मिनी स्कर्ट और पेंटीहोज में थी। उनमें से प्रत्येक लंबी और पतली थी और अपने चेहरों पर भारी मेकअप करा हुआ था। वो सभी यह देखने के लिए मुड़ी कि अंदर कौन आ रहा है। प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में एक सेल्स गर्ल के रूप में उन्हें काम करते हुए कई अलग अलग प्रकार के लोगों, विशेष रूप से अमीर लोगों का सामना करना पड़ता था। वो किसी को भी एक नजर देख मोटे तौर पर अनुमान लगा सकती थी कि उनके कपड़ों की कीमत कितनी है और क्या वो अमीर हैं। विजय ने अपने सामान्य कपड़े पहने हुए थे, एक सादा सफेद बटन डाउन शर्ट और एक फीकी जीन्स की जोड़ी। उसने जूतों की एक नई जोड़ी खरीदी थी, लेकिन जूते ज्यादा महंगे नहीं थे। वो अभी भी एक गरीब बच्चे की तरह लग रहा था। सेल्स गर्ल्स ने उसे सिर से पैर तक देखा तो उनका मुंह बन गया। वो पीछे मुड़ी और अपनी बातचीत फिर से शुरू कर दी। उन्हें नहीं लगा कि कोई इस तरह के कपड़ों में यहाँ घर खरीदने के लिए आएगा, खासकर जब वो इतना छोटा और गरीब लग रहा था। वो वहां से कुछ भी खरीदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। शायद वो यहाँ बस टाइम पास करने आया था। विजय ने एक नजर उन सभी सेल्स गर्ल्स को देखा, फिर एक घर के मॉडल को देखने चला गया। सेल्स गर्ल्स में से एक ने उसकी ओर देखा और उसने अपनी भौहें ऐसे हिला दी जैसे कि वो यह पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि कहीं तो उसने इस गरीब लड़के को देखा था। हे, तुम विजय हो? विजय हैरान रह गया। वो यह पता लगाने के लिए पीछे मुड़ा कि उसका नाम किसने पुकारा था। आप? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम सच में विजय हो? कई साल से तुम्हें देखा नहीं। तुम बहुत अलग दिखने लगे हो, लेकिन तुम्हें कपड़े अभी भी वैसे ही पहने हुए हैं। उसने विजय के चेहरे पर उलझन देखी और समझाया, मैं गुंजन, गुंजन रॉय। क्या सच में तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? विजय को उस लड़की की आवाज सुन ऐसा लगा जैसे वो उसको पहचानता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर उसने उसे गौर से देखा। ओह गुंजन, यह तुम हो। सॉरी, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, विजय ने उसे पहचानते हुए कहा। गुंजन मेवात मॉडल स्कूल में उसकी क्लासमेट थी। हालांकि वो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी आपस में बात की थी। विजय को याद था कि गुंजन एक अलग तरह की लड़की थी। उसका मेवात मॉडल स्कूल में एक अमीर लड़के के साथ रिलेशन था और कभी भी उसके जैसे गरीब गांव के लड़कों को सीधे मुंह देखती तक नहीं थी। मेवात मॉडल स्कूल से 10th क्लास करने के बाद उसने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद से विजय ने उसे कभी नहीं देखा था। उसे इस जगह पर फिर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक पुरानी कहावत है, एक लड़की मैच्योर होने से पहले 18 परिवर्तनों से गुजरती है। वो उन सभी परिवर्तनों से गुजरने के बाद अधिक सुंदर और फैशनेबल लग रही थी। मेकअप के साथ विजय उसे पहचान नहीं सका। क्या तुमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया विजय? मुझे याद है कि तुम्हारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, गुंजन ने कहा। विजय ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया, मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूँ। गुंजन हैरान रह गई। ओह, तो ऐसा है। विजय उसके देखने के तरीके में बदलाव देख सकता था। उसकी आंखों में तिरस्कार की हल्की सी लहर दिखाई दी। उसकी नजरों में डिलीवरी बॉय की जॉब एक घटिया जॉब थी। बाकी सभी सेल्स गर्ल्स ने भी उसे घृणा से देखा। तो वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, कोई आश्चर्य नहीं। गुंजन, तुम्हारा ये क्लासमेट तो बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन ये बहुत बुरा है कि वो बहुत गरीब है।
डिलीवरी बॉय के रूप में उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो जाओ अपने पैकेज डिलीवर करो। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम घर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ सारे घर तुम्हारी औकात से ज्यादा महंगे हैं। देखो, उसने अपनी कलाई पर जेड ब्लड की एक डोर पहनी हुई है, और वो भी लाल रंग की। शायद उसने यह चोर बाजार से खरीदी होगी। हाँ हाँ, वो इतना गरीब है तो वो अमीर होने का नाटक क्यों कर रहा है? सेल्स गर्ल्स उसका मजाक उड़ाते हुए आपस में बातें कर रही थी। विजय ने कसकर आंख बंद की और अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बाद वो एक घर के मॉडल के सामने गया और उसे ध्यान से देखा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? डिलीवरी पैकेज रिसेप्शन डेस्क पर दिए जाते हैं, यहाँ देखने के लिए क्या है? हाँ, और नहीं तो ये वैसे भी इनमें से कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ सेल्स गर्ल्स ने मुंह बनाते हुए बातचीत की। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं देख भी नहीं सकता? विजय फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। जरूर, क्यों नहीं? तुम जितना चाहो उतना देख सकते हो। तुम इसे वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एक सेल्स गर्ल ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हारा क्लासमेट तो बहुत जिद्दी है, गुंजन, एक अन्य सेल्स गर्ल ने मजाक किया। जो भी हो, यहाँ और कोई नहीं है। गुंजन ने विजय की ओर देखते हुए मजबूरी में अपना सिर हिलाया, फिर कहीं और देखने लगी। विजय ने सबको नजरअंदाज किया और सभी प्रॉपर्टीज के मॉडल्स को देखने लगा। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टियां थी। कुछ सस्ती प्रॉपर्टियों की कीमत 7 या 8 हजार प्रति गज थी, और महंगी प्रॉपर्टीज की 10 से 20 हजार प्रति गज थी। उन प्रॉपर्टीज के बीच कुछ मैंशंस भी थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। मैंशंस का इतना महंगे होने का कारण उनकी अच्छी लोकेशन, डिजाइन और उनकी भव्यता थी। उनको देख विजय की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। टू बैड कि मैं अभी उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, विजय ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा। सेल्स गर्ल्स फिर से उसके बारे में बातें करने लगी। हम, उसे देखो, वो मैंशंस देख रहा है। क्या बकवास है, इतनी कम सैलरी के साथ। ये देख, अनिता, वो इसे खरीदने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो उसे कभी नहीं खरीद पाएगा, चाहे वो जिंदगी भर जॉब कर ले। क्या उसका काम पूरा हो गया है? वो क्यों नहीं जाता? गुंजन, उसे भगा दो। वो कितना अजीब है, मुझे अब आंखों में भी चुभने लगा है। मैं क्यों? गुंजन ने कहा। क्योंकि वो तुम्हारा क्लासमेट था। गुंजन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो उसकी ओर बढ़ी, फिर बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई। विजय, तुम डिलीवरी किसे देने आए हो? मैं पैकेज पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। किसने कहा कि मैं यहाँ डिलीवरी के लिए आया हूँ? विजय ने जवाब दिया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम डिलीवरी बॉय हो? गुंजन ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा। हाँ, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ कोई पार्सल देने नहीं आया। मैं तो यहाँ मिस्टर प्रभास थापा से मिलने आया था, ताकि उन्हें कुछ चीज दे सकूं। और इसी बीच खाली समय देख मैं यहाँ प्रॉपर्टी देखने आ गया। मिस्टर थापा को कुछ चीजें देनी है, तो क्या वो डिलीवरी नहीं है? ये नहीं हो सकता। मिस्टर थापा कभी अपने ऑफिस कोई पार्सल डिलीवर करने के लिए नहीं कहेंगे। गुंजन उलझन में थी। ये डिलीवरी नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे उसने मुझे अपने लिए लाने के लिए कहा था। यह सुनकर सभी सेल्स गर्ल्स जोर जोर से हंसने लगी। वहां ऐसा लगता है कि वो मिस्टर थापा को अच्छे से जानता है। क्या मजाक है, उसके जैसा मात्र डिलीवरी बॉय मिस्टर थापा को कैसे जान सकता है? और वो कहता है कि मिस्टर थापा ने उसे कुछ सामान देने के लिए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब पागल हैं? मुझे तो लगता है कि वो यहाँ घर खरीदने नहीं, बल्कि किसी और मकसद से आया है। हमें जल्द से जल्द गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के मारकर यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसा है तो जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लो। जाओ, जल्दी करो। एक सेल्स गर्ल जल्दबाजी में भागते हुए चली गई, और वो जब लौटी तो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे पीछे आ रहे थे। क्या विजय को धक्के मारकर मैट्रिक्स प्लाजा से भगा दिया जाएगा? या फिर विजय कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी सुपर सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।